सफलता एक सबक होती है और हर एक नई सबक से ही सफलता की गूंज होती है, एक उम्मीद जागती है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसे प्रेरणा स्रोत को लेकर आई हूँ जिनकी साहित्यिक यात्रा को सुनकर, जिनकी जीवनी को सुनकर आपको ऊर्जा मिलेगा और साहित्य के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने के बारे में जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए मैं मंच पे सादर आमंत्रित करती हूँ महाराष्ट्र से डॉक्टर शारदा प्रसाद दुबे सर का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। आज बहुत खुशी की बात है। एमएस केसरी पब्लिकेशन के तत्वावधान में के पटल पर हमारा ये साक्षात्कार हो रहा है और मैं इससे बहुत ही गर्वित हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और हमारी साहित्यिक और पहले हम अपना परिचय देंगे। मैं जी डॉक्टर शारदा प्रसाद दुबे शरदचंद और हमारी शिक्षा मुंबई में हुई है। बीए, एमए, बीएड हम मुंबई यूनिवर्सिटी से हैं और हमारा शैक्षणिक विषय रहा है जी। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। अच्छा। और हम 31 अक्टूबर 2017 को अपने पद से रिटायर मैं स्कूल में इंग्लिश का वरिष्ठ जी शिक्षक था और नाइट जूनियर कॉलेज में इकोनॉमिक्स प्रवक्ता पद पर मैं कार्य करता रहा और हम दोनों जगह एक ही थे। यहाँ सुबह में रिटायर हुए और वहाँ जो है शाम को रिटायर हुए 31 अच्छा। अक्टूबर 2017 में। और हम्म, हमारे मित्र एक थे, उन्होंने जिस दिन हम रिटायर हुए मुझे काव्य गोष्ठी में लेकर के गए और वहीं से प्रेरणा जो है हमें मिली। और वहाँ के जो संस्थापक महोदय थे उन्होंने कहा सर जी अब की बार आइए तो कुछ लिख कर के लाइए। तभी से हमारी यह साहित्यिक प्रेरणा जो है जागृत हुई है जी। और अभी तक अनवरत चल रही है। हमारी किताब कंचन कलश 26 नवंबर 2023 में प्रकाशित हुई है अच्छा। और यह कानपुर से प्रकाशित हुई है। जी और शिक्षा के क्षेत्र में रहने के कारण और हम हमें सबसे बड़ी प्रेरणा मिली है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब हम शिक्षण काल में थे तो उनको टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनल माध्यम से, पेपरों के माध्यम से उनको पढ़ता था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि हम भी कुछ लिख सकते हैं। लेकिन उस समय ये केवल एक कल्पना थी, मन में केवल भाव थे और यहाँ जी। तक पहुँचने का माध्यम भी नहीं था और न कल्पना ही थी इसके पहले। क्या बात है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार आदरणीय आपका परिचय। तो आप तमाम श्रोता अभी सिर्फ परिचय सुन के ही आश्चर्यचकित हो चुके होंगे। तो अभी तो बहुत सारे सवाल हैं जो आदरणीय से अभी करना है, तो यूं ही बने रहे। तो आदरणीय, सबसे पहला हमारा सवाल होगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2017 में आप रिटायर हुए और तब आपके अंदर एक ललक आई और आप साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हुए। तो लगभग आपको 8 साल हो गए इस क्षेत्र में। तो आपको क्या लगता है वर्तमान में कितने प्रतिशत युवा साहित्य में रुचि रखते हैं? आज हकीकत में ये बात है मैडम कि इस जमाने में सबसे बड़ी समस्या रोजी रोटी की है। तो जी। हमारा जो युवा वर्ग है सबसे पहले रोजी रोटी के चक्कर में पड़ता है और ये साहित्यिक भूख उसके बाद में है। तो साहित्यिक ललक है, सब में रहती है, लेकिन
वो पहले अपनी जीविका को ढूँढते हैं और आज वर्तमान समय में करीबन हमारे 40% युवा जो हैं साहित्य के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और जी। लगभग जो और हैं हुँ, उनका जीवन का क्रम जो है, कहीं किसी को पढ़ाई करना है, कोर्स करना है, टेक्निकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, डॉक्टर में जाना है, कहीं न कहीं किसी क्षेत्र में उनको चुनाव करना है। इसके लिए जब वो अपना चुनाव करते हैं और कहीं अस्थायी हो जाते हैं, तो जो जैसे हमारी ललक थी कि साहित्य के क्षेत्र में आने की, वो अपनी जो दबी हुई प्रतिभाओं को वो जब अस्थायी हो जाते हैं, तो वो लोग सक्रिय रूप से भी काम करते हैं। बिल्कुल। तो आदरणीय ये भी हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आज के समय में पुस्तकें बहुत ही कम बिक रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? हाँ, इसकी वजह से मैडम और आज वैज्ञानिक युग है। हर जी, सबके पास मोबाइल है और मोबाइल होने के कारण और उसमें सारी चीज़ें और गूगल है, गूगल से प्रश्न करो तुरंत तो उसका जवाब आ जाता है। यदि किसी हुँ, को कहीं से भी कुछ परेशानी होती है, गूगल से वह प्रश्न करता है या अपने बड़ों से प्रश्न करता है, तो वो उसको जानकारियाँ मिल जाती हैं और इसका भी और साहित्यिक के धरातल पर इसका भी बहुत मारे गहरा प्रभाव पड़ा है और चाहे वो और गीता का हो, रामायण का हो, संस्कृत भाषा का हो, कोई भी भाषाएँ हैं, अगर उनको जानकारी लेनी है, ग्रामर का हो, संस्कृत ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का हो और हर चीज़ है, ऑल थिंग्स अवेलेबल हैं गूगल पर और वह अपना प्रश्न करता है, उससे उसका समाधान मिलता है और ये करने के बाद जब उसको डीप चाहिए कि मुझे नहीं, हमें इतने से काम नहीं चलेगा, तब वो साहित्य की तरफ अपनी उड़ान भरता है। तब बिल्कुल। विभिन्न तो संस्थाओं में आदरणीय जाता है जी, और लोगों से मिलता है और अपनी रुचि को बताता है, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है। तब वह अपना जो स्टडी है, स्टडी मटेरियल जो है, अपना किताबों को खरीदता है अमेज़न पर और फ्लिपकार्ट पर लाइब्रेरी से कहीं न कहीं उसके माध्यम उसके रुचि के अनुसार जब वो जागृत होती है, तो वह अपना करता है। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय। तो आदरणीय आपने खुद इंग्लिश मीडियम से और इंग्लिश सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, तो हम ऐसे युवा के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, जो कहते हैं कि मैं तो सीबीएसई स्कूल में पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, मुझसे कविताएँ, कहानियाँ नहीं लिखी जाती हैं, क्योंकि जब भी मैं लिखता हूँ तो बहुत सारी अशुद्धियाँ पाती हूँ। तो फिर वैसे छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही चीज़ है अंशुल मंडल देयर वेयर वे देयर वेयर विल जहाँ जी, चाह है वहीं राह है। बिल्कुल। लेकिन हम चाहेंगे कि आदरणीय इसके बारे में भी कुछ बताएँ क्योंकि बहुत सारे हाँ, ऐसे छात्र हैं जिनके साथ ये परेशानी हो रही है। हाँ, परेशानी हमारे ही साथ हुई मैडम, उनकी बात जी, छोड़ो। हम जब साहित्य के क्षेत्र में आए, हमारा जी, सब्जेक्ट इंग्लिश था, इकोनॉमिक्स था, इससे कुछ भी लेना-देना नहीं था। लेकिन जी, एक चाह है, एक लगन है और जब आदमी चाहता है, तो उसको धीरे-धीरे उसको सेंटेंस, वाक्य, ग्रामर और सब उसकी विधा पर हमें कैसे बोलना है, कैसे लिखना है और किस कौन-सी विधा में मुझे तय करना है, वह उसकी रुचि पर निर्भर करता है और हम अपने अध्यापन के दौरान जगह-जगह पेपरों में या न्यूज़ों में देखते थे, हमारे सैनिक जो है मारे गए, हताहत हुए और उन पर इस तरह से हुआ और उनका जो वे शहीद होते हैं, बलिदान उनका होता है, जी, उनका उनके बलिदान का जो अस्तित्व है और वो हकीकत की घटना है।
यह हकीकत की घटना जो सामने आती है, ऐसे हकीकत की घटना को हम देश के सामने रखें, ताकि जो युवा वर्ग है, उनसे हुँ, सीख ले और उसके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हो, समाज के प्रति प्रेम जागृत हो और अपने देश के प्रति जागृत होकर के वह भारत माँ की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे और वह अपने देश हित के लिए पहले उसके सामने देश हित आता है, बाद में उसके लिए सब कुछ उसका होता है, सब कुछ वह छोड़ करके वह देश हित के लिए कार्य करता है। ऐसी प्रेरणा हमें जो है मिलती है, ऐसी जहीं जहाँ जिसकी जिसकी रुचि जहाँ जहाँ होती है, वह उसी लाइन में वह अपना और चुनाव करता है। बिल्कुल। तो आदरणीय यूँ तो बहुत सारे रसों में कविताएँ लिखी जाती हैं, तो फिर आपने कैसे तय किया कि आपको वीर रस में लिखना चाहिए? और कि कैसा रिस्पॉन्स रहा आपके श्रोताओं और पाठकों का? हाँ मैडम, थोड़ा वीर रस की कविताओं मतलब ये सामने दिखाई देता है। यहाँ कल्पनाओं को जो बहुत सी कल्पनाएँ मूर्त और अमूर्त रूप से रहती हैं, यहाँ हम सामने से उनको देखते हैं और उनके बारे में हम अपने शब्दों के माध्यम से माँ सरस्वती की कृपा से उनको लिख करके और लोगों के सामने प्रकट करते हैं। अब जो गीत में जिनका लय सुर-ताल अच्छा है, वो अपनी गीतों को गाते हैं और गज़लों को गाते हैं। इस तरह से जब मुझे भी पता चला कि हम हमारी औकात और हम कितने पानी में हैं, हमें कौन-सी विधा अच्छी लगती है और हम हमारा रिस्पॉन्स किसमें आता है, तब हमने अपने और वीर रस की कविता को और गीत और गीतों का भी हमने लिखना शुरू किया, लेकिन गीत में उतना गला न साफ न होने के कारण उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना मुझे वीर रस की कविताओं पर रिस्पॉन्स मिलता है, लोग इसे लाइक करते हैं। बिल्कुल सर और आप तो वीर रस के लिए ही प्रसिद्ध हैं। तो हम और हमारे श्रोता आपकी वीर रस की कविताएँ सुनना चाहेंगे। तो हम बहुत ही हृदय से और सादर आमंत्रित करते हैं आपको काव्य पाठ के लिए आदरणीय कि आप अपनी कुछ कविताएँ इस मंच के साथ साझा करें। हाँ, तो ठीक है मैडम और मैं और वीर रस की कविताएँ सुना देता हूँ, जी, जो बहुत ही पहले लिखा था जी। और ये भारत का वीर सैनिक। हुँ, अब वीर रस की कविताएँ शुरू करने के पहले हम सैनिक जो है, उसके अंदर एक एकता है। हुँ, हम सीमा पर लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो वो कैसे देखता है अपने आप को वहाँ पर किस तरह से खड़ा करता है, सैनिक कैसे करता है देखें। सैनिक वतन सीमाओं पर अपना लक्ष्य भेदी निशाना लगाता है। वह अपने जान की परवाह न कर दुश्मन पर वार करता है। वह अपने देश की सरहदों पर सदा सजग सावधान रहता है। एक से 100 को मारने का वह दृढ़ संकल्प साहस रखता है और हम अगर वह एक है तो हम उसे 100 मारेंगे, ऐसा वो दृढ़ संकल्प करता है और यह संकल्प लेने के बाद वह अपनी आत्मकथा बोलता है क्या, मैं इस देश का प्रहरी हूँ, यह हिंदुस्तान हमारा है। मैं इस देश का प्रहरी हूँ, यह हिंदुस्तान हमारा है। इस पर मैं बलि बलि जाऊं, यह प्राणों से प्यारा है। अगर इस पर कोई आंख उठाए, मुझे नहीं गंवारा है।
अगर इस पर कोई आंख उठाए, मुझे नहीं गंवारा है। वतन पर जा फिदा होना, वतन पर जा फिदा होना, यह सौभाग्य सबसे न्यारा है। वतन पर जा फिदा होना, यह सौभाग्य सबसे न्यारा है। अब लड़ाई करते करते वह सैनिक जब वीर गति को प्राप्त होता है, तो वीर गति प्राप्त होने के बाद उसकी रूह जो है उसकी माँ के सामने आती है। तो माँ के सामने वो कौन सी शर्त रखता है? जी। आंसू बहाई माँ तो तिरंगे का मान घट जाएगा। आंसू बहाई का मान घट जाएगा। खुशी खुशी विदा करो माँ, तेरे दूध का स्वाभिमान बढ़ जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु, शेखर, सुभाष को तुम याद कर लेना, बोलता है। जब मुझे याद आए हुँ। जो हमारे शहीद और क्रांतिकारी देश के लिए न्यौछावर कर चुके हैं, उनकी याद कर लेना माँ। जी। भगत सिंह, राजगुरु, शेखर, सुभाष को तू याद कर लेना। तेरा जीवन इस जहां में भी नहीं, माँ तुझे उस जहां का वैकुंठ मिलेगा। उस जहां का मैं माँ तुझे वैकुंठ मिलेगा। अब पत्नी के सामने वही चीज आती है, तो पत्नी अब माँ कहती है क्या? हुँ, हुँ। अपनी प्रीतम की शहादत पर प्रिय तू नाज करना। वतन सलामत रहे, वतन सलामत रहे, इसी दुआ की आगाज करना। अपने नाजुक हृदय को पत्थर बना लेना तुम। अपने नाजुक हृदय को पत्थर बना लेना तुम। बिछड़ करके हम साथ रहें, बिछड़ करके हम साथ रहें, बस यही तू फरियाद करना, बस यही तू फरियाद करना। जय हिंद, जय माँ भारती, जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाह! आदरणीय, मतलब आपकी तो कविताओं का कुछ मुकाबला ही नहीं है। आप हमेशा इतिहास को कहीं न कहीं से जोड़ते हैं, जो शायद हमारे बच्चे आजकल के नहीं जानते हैं। या उन एहसासों को आप जोड़ते हैं, जो एहसास जो जिसके घर में एक आर्मी का कोई इंसान ना हो, उसे क्या पता कि एहसास क्या होता है। लेकिन आप उस एहसास को हर एक जन-जन के अंदर आप भर देते हैं और सबको लगता है कि हाँ, वो जो शहीद हुआ है, वो मेरा ही भाई है या मेरा ही बेटा है। तो आपकी रचनाओं की जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। तो आदरणीय, आपकी एक बहुत ही अच्छी पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। तो हम अब ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप बहुत ही सक्रिय लेखक भी हैं, कवि भी हैं, कई मंचों पे आप प्रस्तुति देते हैं और आपकी पुस्तकें भी निकल चुकी हैं। तो आप साहित्य के क्षेत्र में क्या लक्ष्य तय करके आगे बढ़ रहे हैं? जैसे हम डे और नाइट में दोनों जगह हमने सर्विस किया मैडम। जी। और सब जो है अपने परिवार के लिए हुँ। सब कुछ कमाते हैं, देते हैं और जी। करते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाता कि अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा जी। धर्म क्या है, जी। हमारा, और वो सब चीजें आनी चाहिए। और इसके बाद मुझे जिस विषय का टीचर हूँ, मुझे 1 मिनट की छुट्टी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद कई जगह से, कॉलेजों से, स्कूलों से छुट्टी और आ रही थी कि आइए सर जी। और क्योंकि 2 जगह सर्विस करके मैडम, और हमने बोला नहीं, अब नहीं, अब इतना जो है बहुत हो गया। अब जो हम समाज का जो हम सामाजिक ऋण लिए हैं और उस सामाजिक ऋण को हम समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं। और हमारे जीवन का तब यही लक्ष्य बन गया कि अब हम समाज को कुछ जो हमने लिया है वह हम समाज को हम वो लौटाएंगे। यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य बना, एक उद्देश्य बना।
और यही लक्ष्य धारण करके फिर हम आगे बढ़ते रहे। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय। तो आदरणीय, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत ज़रूर होते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि साहित्यिक क्षेत्र में आपके प्रेरणा स्रोत कौन हैं? ये बहुत भावुक प्रश्न आपने कर दिया मैडम, क्योंकि हम बहुत जब छोटे थे तो जी, हमारी माँ मुझे राम की, श्री कृष्ण की, सुदामा की और ये सब महाभारत की चीजें बतलाया करती थी, और ऐसा करने पर ऐसा होगा और ऐसा करने पर ऐसा होगा। तो हुँ, ये प्रेरणा मुझे बचपन से ही मुझे माँ के द्वारा ये प्राप्त हुई थी। जब हम मुझे याद आता है कि जब हम तीसरी चौथी कक्षा में थे तो माँ मुझे ऐसी प्रेरणा युक्त कहानियाँ सुनाती थी, और जिसके कारण मेरे अंदर वो जिज्ञासा हमेशा भरी रहती थी। तो इसके पीछे हमारी माँ का एक प्रेरणा रही है, एक स्रोत रही है कि हमारा बच्चा भी अच्छा बने और जो देश में, समाज में, राष्ट्र में अपना नाम करे और अपना जीवन यापन जो है अच्छी तरह से करे। और क्योंकि हमारा जो जीवन था बहुत ही अ, अ, गरीबी में आया हुआ था मैं, क्योंकि हमारे उस समय हमारे परिवार में ये जैसे कोरोना काल की महामारी आई थी, वैसे ही जी, और कोरोना काल की महामारी आई हुई थी, उसमें हमारा पूरा पूरा परिवार जो है ढह गया था, और हम केवल 3-4 ही लोग बचे थे, हमारी माँ, हमारी आजी और हमारे चचेरे भाई थे वो, और हमारे भाई साहब अभी दोनों भाई एक ही विद्यालय में रहे मैडम। उन्होंने वहाँ जी, पर प्रिंसिपल पद पर अपने कार्य किया, जी, और हम शिक्षक पद पर एक ही विद्यालय में पूरा जीवन हम लोगों दोनों का वहीं से रिटायरमेंट हुए, और यह हमारे जीवन की और माँ प्रेरणा स्रोत रही है। क्या बात है। और वो कहा भी जाता है कि माँ ही है जो अपने बच्चों को है ना, पहली शिक्षा जो है देती हैं। और माँ का आपके पास आशीर्वाद है और सरस्वती माँ का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो आप इतने अच्छे कवि हैं। तो आदरणीय हम चाहेंगे जी, जी आदरणीय, हाँ, हम पूछना चाहेंगे कि आज के युवाओं को आप किस तरह की पुस्तकें सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो पढ़ें? हाँ मैडम, अच्छा प्रश्न है आपका जी, कि जब हम 9th 10th के बच्चों को पढ़ाते थे और कॉलेज में 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाते थे, और उस समय हम उनको सजेस्ट करते थे, कहते थे कि जहाँ आपकी रुचि है उसको मत दबाइए, पहले अपनी रोजी-रोटी देखिए, पढ़ कर के हुँ, कुछ बन जाइए, लेकिन जिसमें आपकी विशेष रुचि है, उस रुचि हुँ, को आप अपने साइड बाय साइड से लेकर के चलें, क्योंकि बिना आधार के ये साहित्यिक जीवन नहीं चलता। ये आधार बिल्कुल, होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक हमें आवश्यकताएँ नहीं मिलेंगी, तब तक हमारा जीवन नहीं चलेगा। हमारी बसी आवश्यकताएँ हैं, रोटी, कपड़ा और मकान जो है, ये हमारी बेसिक आवश्यकताएँ हैं। बाकी और जितनी हमारे आवश्यकताएँ हैं, वो दोयम आवश्यकताएँ हैं। इसके जब ये रहेंगी, इनकम रहेगा, तो हमारी दोनों आवश्यकताएँ अपने आप पूर्ति हो जाएँगी। तो हम ये कहें जाएँगे तो उनको जो है, और चाहे वह हिंदी का शिक्षक हो, चाहे अंग्रेजी का शिक्षक हो या मराठी का हो या किसी भाषा का हो, जब वो भाषा उसमें पढ़ाया जाता है, तो मैं तो पढ़ाता था
तो 2-3 दिन जैसे पोएम की चीज़ हो गई, तो इंग्लिश में बच्चों को 2-3 दिन तक एक ही पोएम चलती थी, जब तक उन्हें उनकी मीनिंग, स्पेलिंग और हर तरह से पूरा याद नहीं हो जाता था, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका बेसिक नॉलेज क्या है, ये वाह! कैसे लिखी गई, ये हर चीज़ उसको हम उसके ज़हन में भर देते थे। इसके बाद फिर हम पढ़ाना शुरू करते थे। तो इस तरह से हमारा अरे पढ़ाने का मेथड रहा और क्योंकि बच्चे जो है अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाहते, हिंदी मीडियम में बच्चे अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाहते, उनको और ऐसा लगता था कि ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है और वो कतराते थे। बिल्कुल। लेकिन हम हाँ, उसको इस मामले में उसको हम हताहत नहीं होने देते थे, उससे ज़रा-सा भी और 2-3 और मीनिंग हम भी खुद बोलते थे उनके साथ, उसका आंसर भी बोलते थे, उनसे भी बुलवाते थे और ये सब करके यानी वो चीज़ों को एकदम उनके लेवल तक ला कर के खड़ा कर देता था, फिर अपनी आगे की यात्रा शुरू करता था। यहीं से उनको साहित्य का की जिज्ञासा जो है प्रारंभ हो जाती है और यही कारण है और जैसा आपका प्रश्न है कि बच्चों का साहित्य के प्रति रुचि है तो आज और आधुनिक युग है, इसमें बहुत सी बिल्कुल, और युवाओं को भी, माता-पिता को भी, हर लोगों को भी इसका पहले गुरु से ही एक ही गुरु थे, जो बच्चा शिक्षा लेता था। आज और ज्ञान देने वाले एजेंट बहुत हैं मैडम। दोस्त हैं, किताबें हैं, मैगज़ीन है, पेपर है, मास मीडिया है, न्यूज़पेपर है, यानी कि चाइल्ड जो है, ऐसे में बहुत जगह से उसका नॉलेज करता है। अब वो बात उसके ऊपर डिपेंड करता है, वह किस ओर उसका मन प्रभावित हो और कैसे हो, वह उसके परिवार के ऊपर, उसकी शिक्षा के ऊपर, उसके लालन-पालन के ऊपर, उसके घर के लेवल के कारण स्तर पर वो डिपेंड करता है। बिल्कुल सर। तो बहुत ही तो बहुत ही खास बातचीत आपसे हमने की और हर एक प्रश्न का जवाब आपने बिल्कुल सटीक दिया। तो आप तमाम श्रोता समझ चुके होंगे कि क्यों मैंने आदरणीय को पहले ही प्रेरणा स्रोत कहा। ये एक सफल और कई छात्रों की और कई शिक्षकों की प्रेरणा स्रोत रहे। आज वर्तमान समय में कई ऐसे वीर रस के कवि हैं जो आदरणीय को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और बहुत ही अच्छा इनका नेतृत्व होता है किसी कार्यक्रम में भी, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो और बहुत ही प्रतिभाशाली है, व्यक्तित्व है और इनकी विचारधारा कितनी अच्छी है, ये आप सभी सुन चुके हैं। तो आदरणीय अब बारी है हमारे श्रोताओं की। जो आपको लगातार सुन रहे थे, आप हमारे श्रोता के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम आपके श्रोता के लिए भी धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद देना जिन्होंने इसको सुना, हमारी बातों को सुना। यदि उन्हें हमारी बातें अच्छी लगती हैं या उन्हें प्रेरणा कुछ मिलती है, तो अपनी जो प्रतिभा उनके अंदर है, जो अगर नवयुवक सीख रहा है, तो वो अपनी प्रतिभा को दबाए नहीं, मन को मारे नहीं। वह उसे अपने पास ही रखें, लेकिन जब वो किसी क्षेत्र में सफल हो जाता है, तो जो अपनी ये प्रतिभाएँ हैं, साहित्यिक प्रेरणा साहित्यिक भी अपना पूर्ण कर सकता है। जैसे हम अपना रिटायरमेंट के बाद इस साहित्यिक यात्रा हमने सब कुछ छोड़ दिया। अब साहित्य के ही पर यानी एक ही जब काम रहता है, तो वो काम बराबर होता है। कई जगह जब बिल्कुल, दिमाग डिस्टर्ब होता है, तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो अस्थायी रूप से करके अपनी हम वो कार्य करें, देयर वेयर विल देयर वेयर जहाँ चाहे वहीं राह है। ऐसा हमारा जहाँ ध्यान केंद्रित होगा, हम वो चीज़ को कठिन कितनी भी चीज़ें हैं, हमारे लिए बहुत ये सब चीज़ कठिन था, लेकिन आज वो सरल हो गई हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत लगी, प्रयास लगा, लोगों के सामने मुझे अरे झेलनी भी पड़ी, लेकिन हमने उन सब मुसीबतों का डट करके सामना किया। हमने कुछ अवॉइड नहीं किया और उन चुनौतियों को हमने स्वीकार किया। अगर जो संघर्षों से लड़ना सीख ले, वही ज़िंदगी है। बिल्कुल, सर्कस
यानी हमारा संघर्ष ही हमें महान बनाता है। अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी, रचनात्मक कार्य सोचने की शैली नहीं होगी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो व्यक्ति को अपनी उद्यमी होना चाहिए और उसके अंदर ये जागरूकता हमेशा आनी चाहिए कि हमें कुछ तो करना है, कुछ तो करना है और उन संघर्ष से जी नहीं छुड़ाना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। चाहे कठिन से कठिन कार्य हो, वो आज धीरे-धीरे आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो आदरणीय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम श्रोताओं के साथ साझा किया और अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। और इसके साथ ही आप तमाम श्रोताओं का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने लगातार आधे घंटे की इस इंटरव्यू के सत्र को सुना। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साहित्य में अपना अहम भूमिका यूँ ही निभाते रहें। तो चलिए, अभी मैं आप सभी से लेती हूँ यहीं पे अलविदा। फिर मैं मिलूँगी अगले सत्र में एक नए प्रेरणा स्रोत के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।